सो हाय हेलो एवरीवन, दिस इज दारियन फ्रॉम आईटी पटना। वेलकम टू द संकल्प बैच। और आज हम लोग क्लास 9th वाले साइंस के बच्चों के लिए जो आपकी नई किताब आई है उसका चैप्टर 1 करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जो आपकी किताब आई है। जो बुक में आप पढ़ने वाले हो, पूरे सिलेबस में आप क्लास 9th के किस साइंस में क्या क्या चीजें हैं, वो एक तरीके से इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। खैर, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, इसमें कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है, कोई ऐसा डायग्राम नहीं है। बट हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखो, सबसे पहली चीज तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देंगी, दूसरी चीज मार्क्स भी अच्छे खासे इसमें, ठीक है, आपको मिल रहे हैं। तो क्यों, अगर आपको एक तरीके से इजी मार्क्स अगर मिल सकते हैं तो क्यों नहीं हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं ये। आई थिंक आपको 20 से 25 मिनट लगेगा। हम पूरे लेक्चर में एक ही शॉट में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले अगर आप चेक करोगे यहाँ पर, तो मैं एनसीईआरटी की वेबसाइट पर आ गया हूँ। चैप्टर 1 ओपन करता हूं जैसे ही, तो चैप्टर 1 जैसे ही ओपन करता हूं मैं, तो आई थिंक यस, हाँ, तो आप देखोगे यहां पर, तो इस चैप्टर का नाम क्या है, एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। तो जब आप सेकेंडरी साइंस की जो किताबें होती हैं, सेकेंडरी साइंस का जो वर्ल्ड है, मतलब एक तरीके से सेकेंडरी साइंस का जो आपका यूनिवर्स है, आप जो पढ़ने जा रहे हो 9 से लेकर 12 तक अगर आप साइंस पढ़ते हो, तो उसमें क्या कीजिए, किस तरीके से आप एक तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हो अपने आप को, तो ये चैप्टर उसी के बारे में बताता है। एक तरीके से इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इस चैप्टर में देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपकी बुक है कंप्लीट एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन का जो थीम है, एक्सप्लोरेशन का जो थीम है, उन्होंने जो नाम रखा है वो यही सब सोच के रखा है कि बच्चे जब साइंस पढ़ने जा रहे हैं, या बच्चे जब एक तरीके से जो वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स साइंस चीजें हैं, जो साइंस की बहुत सारे इक्वेशंस हैं, साइंस के हैपनिंग्स हैं, साइंस के लॉज हैं, फिजिक्स के लॉज हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इन सब चीजों को आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। इस डिटेल में एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको एंटर करना है, कैसे आपको उस पूरे दुनिया को, एक तरीके से पूरे वर्ल्ड को, जो साइंटिफिक वर्ल्ड है, जो नेचुरल साइंटिफिक वर्ल्ड है, उसको कैसे आपको एक्सप्लोर करना है, तो ये चैप्टर आपको वो बारे में बताता है। ठीक है, अब इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, तो पहली चीज तो आपको बताया गया है कि कैसे आप अपनी साइंस की बुक का यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे आप 100% पोटेंशियल के साथ अपनी इस बुक का यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज, क्या क्या से साइंटिफिक मॉडल्स बने हैं, जैसे कि आपके जो लॉज है, साइंटिफिक लॉज है, उनको पढ़ने के लिए कौन कौन से साइंटिफिक मॉडल्स बने हुए हैं, वो आपको एक तरीके से एक्सप्लेन करा जाता है कि आपको कौन सा मॉडल कैसे पढ़ना है। जैसे आप कोई भी काम करने जा रहे हो, एक तरीके से अगर आप कहीं की प्लानिंग कर रहे हो, कहीं का कोई काम एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, तो एग्जीक्यूट करने से पहले पहले आपको एक मॉडल बनाना पड़ता है, इस काम का एक प्लानिंग करनी पड़ती है। वैसे ही जैसे ही आप क्लास 9th से लेकर 12th तक जब भी आप साइंस पढ़ रहे हो, किसी भी ब्रांच में पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक उठाकर पढ़ रहे हो, तो पहले आपको किस तरीके से एक मॉडल बनाना चाहिए, एक मॉडल रिगार्ड करना चाहिए कि क्या क्या कंट्रीब्यूशंस यहाँ पर साइंटिस्ट के हैं, क्या क्या नई नई डिस्कवरीज हैं, क्या क्या हमारे खुद के फिजिक्स के लॉज हैं, खुद से अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं, फिजिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, नेचर रिएक्शन क्या हो रही है, आर्टिफिशियल रिएक्शन क्या हो रही है, इनऑर्गेनिक में हमने क्या चीजें करी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कैसे निकाल रहे हैं। अगर बायोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे पास जो हैपनिंग्स हो रही हैं, ठीक है, वो कैसे हो रही है, उनके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, अगर किसी साइंटिस्ट ने उस प्रिंसिपल को डिस्कवर किया है तो उनकी क्या अप्रोच रही थी। तो एक तरीके से अगर आपने एक मॉडल बनाकर अपनी चीजों को पढ़ाई की, आपने एक मॉडल बनाकर अगर चीजों को एक्सप्लोर किया, तो आई थिंक वो बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूशन होगा, आई थिंक वो बहुत ही अच्छी चीजें होने वाली हैं। तो सिंपल इस सब्जेक्ट, इस चैप्टर में आपको यही चीजें दी गई है कि आपको कोई भी चीज पढ़नी है तो सबसे पहले आपको एक मॉडल बनाना पड़ता है। ठीक है, यहां पर अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंस पढ़ने के लिए बेसिकली आपका एक मॉडल बनाया जा चुका है, जिसको हमने पूरे सब्जेक्ट को 3 टॉपिक्स या 3 सब यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे एक जो उसकी ब्रांच है, जो फिजिक्स है, एक ब्रांच केमिस्ट्री, एक ब्रांच बायोलॉजी है। मतलब हम जो फिजिकल नेचर देख रहे हैं, नेचर में अगर कोई चीज फिजिकली हो रही है, कोई लॉज हम डिफाइन कर रहे हैं, तो वो हम कहीं ना कहीं फिजिक्स वाली ब्रांच में पढ़ते हैं। ठीक है, केमिकल से रिलेटेड चीजें, ठीक है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं अगर आपकी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, आपके केमिकल चेंजेस हो रहे हैं और फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, आप इनऑर्गेनिकली कैसे आप चीजों को डिस्कवर कर सकते हो, अपनी नेचुरल चीजों को इनऑर्गेनिकली कैसे डिवाइड कर रहे हो, कैसे डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, कैसे बना रहे हो, तो वो आपकी केमिस्ट्री वाली ब्रांच में आ जाती है। बायोलॉजी की बात करें तो आपके जो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं आपके शरीर में, या इस धरती पे बनाए हुए जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, तो एक तरीके से आप उनकी स्टडी करते हो, उनमें जो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, क्या चीजें उनके फंक्शनिंग है, उनके बॉडी की क्या फंक्शनिंग है। ठीक है, सेम एज अगर आप बैक्टीरिया की बात करते हो, ठीक है, और टिश्यूज की बात करते हो, सेल्स की बात करते हो,
तो ये कहीं ना कहीं आपको एक बायोलॉजिकल एक्सपेक्ट देते हैं, बायोलॉजिकल एक्सपेक्ट देते हैं कि यार हम कैसे चीजों को उनके बायोलॉजिकल नेचर के हिसाब से जज कर सकते हैं, क्या चीजें हम उनके हमारे लिए एडवांटेज उनको पहुंचा सकते हैं, क्या वो हमको क्या एडवांटेज पहुंचा सकते हैं, क्या हमको वो डिसएडवांटेज पहुंचा सकती है, हम उनको कैसे डिसएडवांटेज पहुंचा रहे हैं, और इन सारी चीजों के प्रिवेंशन के लिए हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर का कहने का मतलब यही है कि भैया अगर आप साइंस पढ़ने जा रहे हो तो कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये बुक आपको कितनी हेल्प करने वाली है, तो वो बेसिकली एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाया गया है। तो अगर हम इस बुक की पूरी समरी बताएं, इस चैप्टर की पूरी समरी बताएं, तो इस चैप्टर की समरी को बनाने के लिए मैंने यहां पर आपके लिए कुछ पेजेस ऐड किए हैं जिसमें हम चीजों को डिस्कवर करेंगे। जो इस बुक, इस किताब में लगभग 12-13 पेज में एक चैप्टर लिखा हुआ है, वो मैं आपको लगभग 3 से 4 स्लाइड्स में समझा देने वाला हूं। देखो बहुत सारी चीजें मैंने तुमको पहले समझा दी हैं, लेकिन कुछ चीजें इसमें जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहली चीज कि अगर हम नेचुरल वर्ल्ड की बात करें, अपने नेचुरल वर्ल्ड बोले तो कि जो चीजें खुद से उत्पन्न हुई हैं, जो चीजें खुद से निकली हैं, खुद से पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, कुछ चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, अब पहले करती थी, कुछ चीजें अब एक्सटिंक्ट हो गई हैं, तो वो उन सब चीजों को मिला करके आपका नेचुरल वर्ल्ड होता है। तो वो आप कह सकते हो कि आपकी जो भी चीजें हैं जो नेचुरली एग्मिट कर रही हैं, पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो एक तरीके से कंपोनेंट्स हैं आपके नेचुरल वर्ल्ड के। ठीक है, तो ये नेचुरल वर्ल्ड की बात हो गई सर। नेचुरल वर्ल्ड में हम समझ जाते हैं कि नेचुरल वर्ल्ड का मतलब क्या है। नेचुरल वर्ल्ड के बाद आपको यहां पर जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि द नेचुरल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स। आपका जो नेचुरल वर्ल्ड है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप नहीं समझ पाओगे कैसे किसकी फंक्शनिंग हो रही है। ठीक है, तो वो इतना कॉम्प्लेक्स होने के बाद ऐसा तो है नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स है तो फिर हम आपको पढ़ना उसको छोड़ देंगे, हम उसके पीछे का लॉजिक को समझना छोड़ देंगे, हम चीजों को मतलब एक तरीके से एडवांसमेंट करना छोड़ देंगे उनके लिए। बट हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमको तो पढ़ना ही है, क्योंकि हमें एडवांसमेंट करना है, हमको चीजों को समझना है, हमको चीजों के पीछे का लॉजिक समझना है, हमको उसको बेटर से बेटर अपने बेनिफिशियल के लिए बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसको स्टडी करते हो, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लेक्स होने की वजह से आपको वो स्टडी करना बहुत ही एक तरीके से इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है, बहुत ही एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आप किसी भी चीज को फुल डिटेल में पढ़ने के लिए अगर प्रयास करते हो तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो एक इम्पॉसिबल टास्क देखने को मिलता है, कि इम्पॉसिबल टास्क लगता है हमको। ठीक है, बट हम कुछ चीजें पढ़ सकते हैं, कुछ चीजें हम समझ सकते हैं अपने नेचुरल वर्ल्ड के बारे में। तो इसके लिए टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको कम करने के लिए, इस कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए, घटाने के लिए हम सिंपली साइंस जो पढ़ते हैं, साइंस बेसिकली मॉडल्स में पढ़ते हैं। तो इसलिए साइंस क्या करती है, ये मॉडल्स का यूज करती है, कुछ मॉडल्स का यूज करती है, और उन मॉडल से इन सब्जेक्ट्स को, इन चीजों को, इन टॉपिक्स को पढ़ा जाता है। जैसे मानकर चलो अब नेचुरल, अगर हम लोग अपने नेचर की बात कर रहे हैं, नेचुरल वर्ल्ड में आपकी कुछ चीजें हैं, जैसे बॉल है, बॉल गिर रही है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक काम कर रहा है, ग्रेविटेशन काम कर रहा है, हमें पता है कि ग्रेविटेशन। लेकिन अगर हम ग्रेविटेशन की फुल डिटेल को पहले से बिना प्लान के तरीके से पढ़ रहे होते, तो क्या आपको अभी तक लगता है कि आप जो ग्रेविटी अभी पढ़ते हो, ग्रेविटेशन अभी पढ़ते हो क्लास 9th में, फिर आप 11th में पढ़ोगे, फिर आप अगर मास्टर्स कर रहे हो या बैचलर्स कर रहे हो तो आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वो एक तरीके से नेचर, जो नेचर है उसका लॉ है, तो ये हम लोग क्या बोल देंगे, भैया ये नेचुरल लॉ है। नेचुरल लॉ क्या है भैया, ग्रेविटेशन है। लेकिन क्या नेचुरल लॉ आप इतनी आसान तरीके से समझ सकते थे जितनी आसान तरीके से अभी के जमाने में बन गया है? नहीं, क्योंकि देखो अगर आप एक तरीके से रैंडमली पढ़ रहे होते कि रैंडमली मैं समझ रहा हूं कि बॉल क्यों गिर रही है, तो आपको नहीं समझ में आता, हो सकता है कोई डिस्कवर कर देता कि ये ग्रेविटेशन नाम की चीज होती है, बट ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए भी उसे कुछ चीजों की रेफरेंसेस की जरूरत पड़ी। तो मतलब क्या कि लॉज ऑफ फिजिक्स की जरूरत पड़ी। जैसे अगर बॉडी का मोशन के बारे में आपको नहीं पता है तो हो सकता है आप ग्रेविटेशन जान जो कि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, बट उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किस तरीके से मोशन हो रहा है एग्जैक्टली जो हम कैलकुलेशन करते हैं, क्या हम वो कर पाएंगे
पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने जो फिजिक्स के लॉज हैं उनको पढ़ने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप मॉडल बना रखा है कि हम पहले मोशन पढ़ेंगे, मोशन के बाद ऑब्जेक्ट के मोशन को रेक्टिफाई करेंगे कि किस हिसाब से मोशन चल रहा है, किस हिसाब से एक ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन हो रहा है, किस रेफरेंस से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, क्या वो मूव कर भी रहा है, क्या वो मूव नहीं भी कर रहा है। आपकी अर्थ अगर रोटेट कर रही है और ऑब्जेक्ट स्टिल एक पोजीशन पर रखा हुआ है तो क्या वो मूवमेंट है कि नहीं मूवमेंट है, एग्जैक्टली किस हिसाब से मूवमेंट करेगा, या कितनी स्पीड से या इतने फोर्स से अगर इस ऑब्जेक्ट को मूव कराया जा रहा है तो कितनी स्पीड लगेगा, कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा, कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने अगर मॉडल नहीं बनाया है, आपके पास अगर प्री डिफाइंड चीजें नहीं है, आपने अगर चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैनर में पढ़ लिया, थोड़ा सा रैंडम मैनर में पढ़ लिया, तब आपके लिए जो नेचुरल फिनोमिनाज है, जो नेचुरल लॉज है, उनको पढ़ना, उनको समझना आपके लिए काफी टफ टास्क हो जाने वाला है। तो आई थिंक तुमको ये चीज समझ में आ गई होगी। तुम्हारी किताब में भी एग्जैक्टली यही चीज लिखा है, एक कहानी के फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं यहां पर आपको चीजें को ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अब मॉडल्स हमारे पास साइंस के कौन कौन से हैं? तो भैया बेसिकली हमारे पास 3 मॉडल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला मॉडल है या पहला ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स, दूसरा ब्रांच हम बोलते हैं तो भैया ये केमिस्ट्री, और तीसरा ब्रांच हम बोलते हैं कि भैया ये है हमारी बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस को पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारे मॉडल्स को हम पढ़ते हैं, बहुत सारे सब ब्रांचेस को पढ़ते हैं। तो एक तरीके से आपने पहले मॉडल बनाया, पहले एक मेजर मॉडल बनाया, उसके अंदर 3 ब्रांचेस पढ़ी, फिर आपने तीनों ब्रांचेस के अलग अलग एक मॉडल बनाया, उसके अंदर आपने बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ी। तो एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड तरीका आपने निभा लिया, अपना एक स्ट्रक्चर्ड वे बना लिया कि हमने स्टडी क्या चीजें करनी है, ठीक है। आई थिंक तुमको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम एग्जांपल लें जो कि आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, वो होता है क्रिकेट शॉट। अब भैया क्रिकेट शॉट का मतलब क्या है कि मानकर चलो आप लोग क्रिकेट खेलते हो या आपने आईपीएल देखा, भी आईपीएल का सीजन चल रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप होगा और भी बहुत सारे टी20 वुमेन्स कप होगा। तो आपने वहां पर देखा है कि भैया बहुत तरीके के मैचेस होते हैं, बहुत सारी तरीके के मैचेस होते हैं, उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। पहली चीज, अगर आप क्रिकेट शॉट की बात कर रहे हो तो आपको यहां पर रूल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ रूल्स को डिफाइन करना पड़ेगा कि आपकी अगर बॉल डायरेक्ट बाउंड्री पर हिट हो रही है तो वो 6 है, अगर कुछ ग्राउंड के टच के बाद हो रही है तो वो 4 है, ठीक है, और एलबीडब्ल्यू का, वाइड का, ठीक है, आपने लेग बिफोर का, ये बहुत सारे आपने पहले रूल्स को डिफाइन किया, ठीक। दूसरी चीज, आपने वहां की जो नेचर है, वहां का जो नेचुरल चीजें हैं, उस नेचुरल चीजों के साथ कनेक्ट किया। नेचुरल कनेक्ट क्यों किया भैया? नेचुरल कनेक्ट जैसे कि आपने वहां पर पिच बनाई, ठीक है, आपने वहां पर पिच बनाई, ठीक है, आपने वहां पर डिस्टेंस मेजर करके ग्राउंड बनाया कि भैया एग्जैक्टली इतने ही मीटर का ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज कि भैया एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ग्राउंड जो है आपका वो प्लेन फ्लोर होना चाहिए, ठीक है, प्लेन ग्राउंड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह से उठा हुआ है, एक जगह से इंक्लाइंड है, एक प्लेन मैनर में होना चाहिए। तो मतलब आपने वहां पर नेचुरल कनेक्टेड भी चीजें की। अगर आप नेचुरल कनेक्ट नहीं कर पाते तो हो सकता है ये जो क्रिकेट है आपका ये अधूरा रहता, ठीक। तीसरी चीज आपने अपने आप को सिंप्लीफाई करा, अपनी चीजों को सिंप्लीफिकेशन करी, अपनी चीजों को कंफर्ट के लिए आपने यूज किया। जैसे कि मानकर चलो अभी आपके पास जो सूरज है, जो सन है, जैसे सन है वो नेचुरल चीज है। अब लेकिन इसी सन में अगर कोई बॉल मारता है, इसी सन में मतलब धूप के टाइम पे अगर कोई बॉल मारता है तो बॉल को देखना इम्पॉसिबल टाइप का हो जाएगा, बॉल को देखना इम्पॉसिबल टाइप का होता है। इसलिए हमने क्या किया, बॉल का जो कलर है वो भी डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया कि भैया किस तरीके की, किस कलर की बॉल रहने वाली है, ठीक है। अगर सेम चीज अगर आप रात में कोई क्रिकेट खेलते हो, रात में क्रिकेट खेल रहे हो, तो रात में क्रिकेट खेलने के लिए आपने वहां पर भी बॉल कलर को डिसाइड कर रखा है कि इस कलर की हम बॉल को खेलने वाले हैं, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम स्पिन की बात कर रहे हैं कि अगर बॉल के अंदर स्पिन करवाना है तो वो भी एक तरीके से आपके लिए सिंप्लीफिकेशन है। क्यों? मान लो आपने क्रिकेट खेला और आपने अपने ओपोनेंट को आउट करना है, तो आप सिंपली कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनाओगे, स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करोगे कि भैया हमको बॉल स्पिन करवानी है। बॉल स्पिन करवाना एक नेचुरल फिनोमिना है। कैसे करवाओगे? तो आपने देखा होगा जो आपकी बॉल होती है उसका एक सरफेस आपका बहुत ही प्लेन होता है, एक सरफेस काफी खुरदुरा रखा जाता है। इस सरफेस को क्यों प्लेन किया जाता है? इस सरफेस को बार बार क्यों साफ किया जाता है? क्यों? क्योंकि बॉल आपकी स्पिन हो। तो आपके बेनिफिट के लिए आपने नेचर का यूज करके इस बॉल को स्पिन करवाया, आपने अपने बेनिफिट के लिए अपना नेचर का यूज करके आपने इस बॉल को ये एक सरफेस शाइनिंग रखा, एक सरफेस आपने रफ रखा। तो कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि आपकी जो चीजें हैं
जो आपका एंटरटेनमेंट हो गया, आपका बेसिक नीड्स हो गया, वो उन सारी चीजों को पूरा करने के लिए एक तरीके से आपको नेचुरल चीजों की जरूरत पड़ती है, नेचुरल चीजों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो आपके पास नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन आता है कि भैया साइंस में आप मैथमेटिक्स बहुत यूज करते हो, साइंस में मैथमेटिक्स को यूज बहुत ही हो जाता है। बट अब बहुत सारे बच्चे इस चीज को बहुत ही लाइट तरीके से या बहुत ही अदर वे में ये लेते हैं कि मैथमेटिक्स है तो उसकी इक्वेशंस है उसको रट लेते हैं, हमको फिजिक्स समझ में आ जाएगी, तो या हमको केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, हमको फॉर्मूले अगर याद हो गए हैं तो कहीं ना कहीं हम फिजिक्स की चीजों को समझ सकते हैं, केमिस्ट्री के टॉपिक्स को समझ सकते हैं। मैं कहता हूं ये एकदम गलत है, ये एकदम बेबुनियाद चीज है। पहली चीज, आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिख रखा है कि मैथमेटिक्स का सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हेल्प करती है मोर क्लियरली, अगर हम लोग वर्ल्ड को देखना चाहें तो इट्स द लैंग्वेज दैट हेल्प अस टू थिंक मोर क्लियरली, मतलब हमको और क्लियर सोच करने का, अपने जो नेचुरल वर्ल्ड है उसके बारे में और चीजें को क्लियर करने का एक तरीके का लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे मानकर चलो आपने ये बॉल को नीचे गिराया, तो बॉल को नीचे गिराया तो आपको सिंपली पता है कि एक फिजिक्स का लॉ लगा कि ग्रेविटेशन, बट अब ग्रेविटेशन को और अच्छे से और क्लियर तरीके से समझने के लिए आपने क्या किया कि भैया एग्जैक्टली आपने बताया कि किस फोर्स से, किस एक्सीलरेशन से, ठीक है, किस टाइम तक, कितने डिस्टेंस से, कितनी स्पीड से, तो ये एक तरीके से सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये सारी एक तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। बट आपने देखा कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशन है ये फिजिक्स के लॉज को एक तरीके से, जो आपका वर्ल्ड, आपका जो एक तरीके से नेचुरल वर्ल्ड का लॉ था, उस नेचुरल वर्ल्ड के लॉ को और अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज करने पड़ा, कुछ मैथमेटिकल चीजों का यूज करना पड़ा। तो सिंपली उसका कहने का मतलब यही है, जैसे एग्जांपल के लिए आप मान कर चलो कि अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं मोशन को, तो आप डिस्क्राइब तो मोशन को यूज करते हो कुछ डिस्क्राइब करने के लिए, कुछ क्वांटिटीज का यूज करते हो मोशन को। जैसे कि आप डिस्टेंस बताते हो कि भैया पहले हमको पता होना चाहिए डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, टाइम कितना है, वेलोसिटी कितना है। तो इस वजह से अपने आप क्वेश्चंस को, जो मोशन के क्वेश्चंस है उसको आंसर कर सकते हो, मोशन की चीजों को और क्लियरली समझ सकते हो। तो मैथमेटिक्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा चीज, लर्निंग टू यूज मैथमेटिक्स इन साइंस डज नॉट मीन मेमोराइजिंग इक्वेशंस। बहुत सारे बच्चों का एक प्रॉब्लम है, एक कॉमन प्रॉब्लम यही है कि आपको मैथमेटिक्स का यूज करना और मैथमेटिक्स की इक्वेशन को मेमोराइज करने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को समझने के लिए बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते इस चीज को। बहुत सारे बच्चों को ये चीजों में बहुत ज्यादा डाउट होता है, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं भैया हम तो क्या करते हैं, जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल फार्मूलाज है, उनको रट लेते हैं, उनको मेमोराइज कर लेते हैं और हमारे काम बन जाएंगे। बट वही बात है कि आपको फिर थिंकिंग अगर आपको बढ़ानी है, अपनी क्लियर करने अपने विजन को, तो आपको मैथमेटिक्स लगेगी। ठीक है, अगर हम डिस्क्राइबिंग करें लॉज ऑफ नेचर की, तो लॉज ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए, लॉ ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए आपकी दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक होती है थ्योरी और एक होता है एक्सप्रेशन। थ्योरी बोले तो जैसे मैं वापस से वही ग्रेविटेशन वाला एग्जांपल लेता हूं कि बॉल नीचे गिर रही है, तो आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट अगर बताया जाए, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बताया जाए, तो आपको पता है कि ग्रेविटेशन काम कर रहा है। ठीक है, आप बोल दोगे ग्रेविटेशन इज अ फोर्स जो कि नीचे को खींचता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाता है तो उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, उसके बाद नीचे गिरता है। बट ये क्या आपको क्लियर विजन देगा? आप कहोगे नहीं, आपने पहले बताया था सर कि आपको मैथमेटिक्स इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, आपको उसको एक चीजों के लिए आपको उसका एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा कि अगर आपको लॉ ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करना है, किसी भी लॉज ऑफ नेचर को आपको डिस्क्राइब करना है, तो आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला थ्योरी तो आपको पता है, लेकिन आपको उसका एक्सप्रेशन अगर नहीं पता है तो आप हो सकता है जो लॉज ऑफ नेचर है, जो आपका जो लॉ है नेचर का, उसको आप डिस्क्राइब ना कर पाओ या आपको करने में दिक्कत आए। तो इस वजह से अगर सिर्फ मैं ग्रेविटेशन बोलकर छोड़ दूंगा तो हमें वो क्लियरिटी नहीं आएगी, हम उस तरीके से इस टॉपिक का, उस तरीके से इस लॉ का डिस्क्राइबिंग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें ग्रेविटेशन का एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट ग्रेविटेशन का जो मैथमेटिकल यूज है, ठीक है, मैथमेटिकली आप निकालते हो चीजों को, वो कहीं ना कहीं लगता है। तो मान कर चलो ये बॉल है, कुछ हाइट से नीचे गिर रही है, ठीक है, तो कितने देर में ये नीचे गिर जाएगी। तो आपको ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए जो लॉ ऑफ नेचर है, उसमें थ्योरी प्लस एक्सप्रेशन दोनों लगता है। एक बहुत ही बड़ा टॉपिक, एक बहुत ही बड़ा पैराग्राफ लिख रखा है इसी चीज को। मैंने आपको एक स्लाइड में 2 वर्ड में समझा दिया कि आपको अगर लॉ ऑफ नेचर डिस्क्राइब करना है तो आपको 2 वर्ड लगते हैं, एक थ्योरी, एक एक्सप्रेशन।
अगर आप थ्योरी एक्सप्रेशन दोनों में से किसी एक चीज को हटा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि अब लास्ट में एक एग्जांपल दिया हुआ है, लास्ट में एक एग्जांपल दिया हुआ है जो आपकी एनसीईआरटी का बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। एग्जांपल पढ़ते हैं तो कहता क्या है कि एस्टिमेट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एयर you breathe in one day, starting by estimating how many breaths you take per minute and the volume of one breath. Your aim is not to find an exact answer but reasonable estimate. मानकर चलो आपकी मेडिकल चीजें हो रही है, ठीक है, आप मेडिकल कंपाउंड्स मेडिकल थिंग्स में गए हो, मानकर चलो आप किसी डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर के पास एक एस्टिमेशन आइडिया होता है कि ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति एक दिन में कितनी सांस लेता है, कितनी बार उसका दिल धड़कता है, एक मिनट में कितना दिल धड़कता है। उस चीजों को, उस जानकारी के लिए, उस जानकारी को प्राप्त करने के बाद ही वो आपके जो गवर्नमेंट है, आपके बॉडी में कुछ अलग सी चीजें चल रही हैं तो उनको डिटेक्ट कर पाता है। तो सिंपली यहां पर भी वही बात है कि आपको, जैसे मान लो ये जो एयर है, एयर को ब्रीथ करने वाला जो एग्जाम्पल है कि आप कितने एक दिन में कितने एयर को ब्रीथ करते हो, ये सिंपली ये कहने का मतलब ये है। बट आपने देखा कि आप एयर ब्रीदिंग जो है वो नेचुरल है, वो नेचुरल फिनोमिना है, बट एयर ब्रीदिंग का यूज कर करके क्या आप अपने लिए बेनिफिशियल काम कर सकते हो? कर सकते हो, बिल्कुल। मानकर चलो एक नॉर्मल व्यक्ति की आपने एयर ब्रीदिंग निकाल दी कि भैया वो दिन में कितना एयर ब्रीथ करता है, एक दिन में फिर आपने निकाल दिया कि एक घंटे में कितना ब्रीथ करता है, एक मिनट में कितना करता है। उसके बाद मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वो बायोलॉजिकली इनफिट है, तो आप कह सकते हो कि भैया एक बार इसकी ब्रेथ चेक करो, क्या वो नॉर्मल ब्रेथ को, जो नॉर्मल पीपल ब्रेथ लेते हैं एक मिनट में या एक सेकंड में या एक दिन में, तो क्या वो उस चीज को काउंटर कर पा रहा है, क्या वो उस चीज को मैच कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं आप वहां पर उस डिसीज का, उस जो बायोलॉजिकली अनफिट वाला जो सीन था उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो सिंपल मेरा कहने का मतलब ये है। वैसे ही आप यहाँ पर एग्जांपल ले लो, तो फिर एग्जांपल में यही पूछा है तो हमने आंसर कैसे दिया है, आंसर देखोगे तो लिखा हुआ है कि एट रेस्ट, अगर बॉडी कुछ भी नहीं कर रही है, रेस्ट पर है, वी टेक अबाउट 12 to 15 ब्रेथ अ मिनट, मतलब एक मिनट में हम 12 से लेकर 15 ब्रेथ लेते हैं, 12 से लेकर 15 सांस हम लोग लेते हैं, और जो कि ये चीज कॉमन है एक मिनट के अंदर, ठीक है। एंड देयर आर 16 to 24, मतलब अगर आप बात करते हो 60 मिनट्स, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 24 घंटे में कितने मिनट्स होंगे? 1440 मिनट्स, ठीक है। 1440 मिनट्स, एक मिनट में कितनी ब्रेथ लेते हो भैया? 12 से 15। ये चीज समझ में आई क्या? तो इन अ डे, मतलब एक दिन में आपके लगभग 1440 मिनट्स होते हैं। सो वी टेक रफली 18 to 22,000 ब्रेथ्स, मतलब 18 से 22,000 हम लोग ब्रेथ एक दिन के अंदर अंदर लेते हैं, एक दिन के अंदर सांस लेते हैं, ठीक है। अबाउट 20,000 ब्रेथ अ डे, मतलब लगभग 20,000 सांस, 20,000 सांस हम लोग एक दिन के अंदर लेते हैं। ये तो बात आपको शायद कैलकुलेशन से समझ में आ गई। ये हो गया एट रेस्ट की, बॉडी एट रेस्ट है, ठीक है, नॉर्मल है सब कुछ। उसके बाद वी ऑल्सो नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन वन ब्रेथ, एक ब्रेथ में कितना वॉल्यूम आप अंदर लेते हो, तो एक वॉल्यूम में एक ब्रेथ में आप कितना वॉल्यूम लेते हो, तो लगभग on the way to estimate this is to think that it takes about 4 to 5 breaths to fill a typical rubber party balloon। तो आप जैसे मानकर चलो एक बलून है, ठीक है, आप बलून को फुलाने बैठो तो क्या लगभग 4 से 5 सांस लगती है, 4 से 5 बार आप उसमें ब्लो करते हो तब जाके वो बलून फूलता है। ये एक समझ में आया आपको बात? ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो which when inflated has a volume of about 2 लीटर्स, और वो जो वॉल्यूम होता है, जो उस वॉल्यूम देखो, क्योंकि हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं तो उस जो बलून का जो वॉल्यूम होगा लगभग 2 लीटर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 4 से 5 सांसों में आप उस 2 लीटर वॉल्यूम को फिल कर रहे हो। तो आपने 4 से 5 सांसों में 2 लीटर का वॉल्यूम को फिल किया, तो वी ब्रीथ इन अबाउट 10,000 लीटर ऑफ एयर इन अ डे। तो ऐसे ही जब 4 से 5 सांसों में आप 2 लीटर कर रहे हो तो लगभग आप 20,000 सांसों में 10,000 लीटर ऑफ एयर डेली इनटेक करते हो या डेली ब्रीथ करते हो। कहने का मेरा मतलब यही है कि आपने एक तरीके से एस्टिमेशन इन सारी चीजों का लगाना है, ठीक है। हो सकता है ये एग्जैक्टली आपसे ना पूछा जाए ये क्वेश्चन, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, क्या आपको कैलकुलेशन से, क्या आप कैलकुलेशन से अपने नेचर को, अपने लॉज को क्या डिफाइन कर सकते हो, क्या उनसे उनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज डिसाइड कर सकते हो? आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इस चैप्टर की आ गई होगी। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, चैप्टर सेकंड से स्टार्ट करते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है। हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के ऑलरेडी एक चैप्टर हो चुका है जिसमें एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स और उसके सेपरेशंस के बारे में हमने बहुत ही डिटेल तरीके में पढ़ा हुआ है। नहीं देखा है तो जाकर इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसकी, वो देख लो। हमने फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म कर लिया जिसमें हम डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस हम पढ़ रहे थे, क्या हमने पढ़ लिया उसको,
तो वो भी चैप्टर हमने काफी डिटेल तरीके से पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, ठीक है, कैसे आपका फोर्स मोशन को इफेक्ट करता है। तो उस चैप्टर को लगभग वो आपका 5th या 6th चैप्टर है, 6th चैप्टर है आपके एनसीईआरटी बुक में। तो हम लोग इसके बाद 6th चैप्टर पढ़ेंगे। आपके लिए ये कंफर्म्ड है कि भाई ये वीडियो देख लो, थोड़ी सी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, बस कुछ भी अगर इसके बारे में 1 नंबर 2 नंबर के बारे में पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, तो आप वहां पर लिख सकते हो। अगर एमसीक्यू आ गया तो आप आराम से वहां से जनरेट उसको टिक कर सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर देना जो अभी अभी 9th क्लास में आए हैं, बहुत ही एक्साइटेड है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बहुत ही इंफॉर्मेशन के लेके आगे इंफॉर्मेशन के साथ। और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स हमारे साथ जुड़ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें पानी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार टेलीग्राम का लिंक चेक करना, व्हाट्सएप चैनल का लिंक करना, और दोनों को एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना उसमें, क्योंकि नई इंफॉर्मेशन वाली चीजें आपको वहां पर मिलने वाली। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय।